तो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एश केचम के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की बात करने वाले हैं। इसमें कैंटो से लेकर एलोला रीजन तक के एश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हैं। नीचे कमेंट्स में बताना एश के सभी पोकेमॉन्स में तुम्हारा कौन सा फेवरेट है। और इस वीडियो को लाइक करना और जो भी इस चैनल में न्यू है जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले नंबर 10 में है एश का ताकतवर हेराक्रोस। शायद इस पोकेमॉन ने कई दिन तो पेड़ों को चूसने में निकाल दिए हैं, बैटल लड़ने से भी ज्यादा। पर फिर भी इस बीटल जैसे पोकेमॉन ने एश का बहुत साथ दिया है। ये हमेशा एश के लिए लड़ने को तैयार था और इसने जोटो में ये साबित किया था कि ये टीम के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। ये प्यारा और मजाकिया है, पर कभी मत समझना ये कमजोर है। हेराक्रोस ने बहुत मुश्किल बैटल्स की हैं और कैसे भी उनमें जीता भी है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई बग टाइप पोकेमॉन मैग्मार और ब्लास्टॉइस जैसे ताकतवर पोकेमॉन से टकरा सकता था, पर इसने अपने मेगा हॉर्न से कमाल कर दिया था। नंबर 9 में हमारे पास है एश का स्नोरलैक्स, एक बड़ा और क्यूट पोकेमॉन जिसे खाना और सोना बहुत पसंद है। और एश ने इसे ऑरेंज लीग के टाइम में पकड़ा था। हालांकि ये बहुत आलसी है जिसे सिर्फ खाना और सोना पसंद है, पर फिर भी ये पोकेमॉन बहुत ताकतवर है और इसका आइस पंच तो कमाल का है। अगर तुम्हें याद हो तो जोटो लीग में इसने गैरी के निडोक्विन को आइस पंच से हरा दिया था। इसने जोटो लीग में तो कमाल कर दिया था। और जब क्लियर के साथ में मैच हुआ था तब इसने किंगड्रा को अपने हाइपर बीम से ख़त्म कर दिया था। और मैं बैटल फ्रंटियर को कभी नहीं भूल सकता जब इसने हरियामा और मेडिचैम्प दोनों फाइटिंग टाइप पोकेमॉन को हरा दिया था हाइपर बीम से। इसने स्नो लीग में भी मदद की थी। इसने ऐश को तीसरे राउंड में बहुत मदद की थी। ये पोकेमॉन आलसी है पर साथ में पावरफुल भी है, इसलिए इसने ऐश की पावरफुल टीम में अपनी जगह बनाई है और डेफिनेटली ये ऐश की टीम में होगा ही। नंबर 8 में है ऐश का क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ऐश का 9th पोकेमॉन है जो उसने यूनोवा रीजन में पकड़ा था। ये कूल सा दिखने वाला क्रोकोडाइल बहुत पावरफुल है और यहाँ तक कि ये जब पहली बार इवॉल्व हुआ था तब इसने आयरिस के ड्रैगनाइट को भी हरा दिया था। वैसे यूनोवा रीजन में ऐश के पास बहुत सारे पोकेमॉन्स थे, इसलिए सभी को ट्रेनिंग का बहुत कम टाइम मिला था, पर फिर भी इसने एश केचम की पोकेमॉन टीम में अपना बहुत बड़ा रोल निभाया है। बिना ज़्यादा ट्रेनिंग किए भी ये पोकेमॉन बहुत पावरफुल था। इसके पास बहुत से पावरफुल मूव्स हैं जैसे डिग, बाइट, स्टोन एज, क्रंच, ड्रैगन क्लॉ और एरियल एस। और क्या चाहिए। और इसने पहले ही पावरफुल अपोनेंट्स को हराया है जैसे आयरिस का ड्रैगनाइट और स्टीफन का सॉक, जबकि इसका डिसएडवांटेज भी था। और एक फैक्ट इसके बारे में, जब से एश केचम ने इसे पकड़ा है ये आज तक कभी नहीं हारा। तो तुम सोच सकते हो ये कितना पावरफुल होगा। नंबर 7 में है गूड्रा। अब एश केचम के पास में जितने भी पोकेमॉन्स हैं उनमें गूड्रा सबसे ज़्यादा प्यारा और काइंड हार्ट का पोकेमॉन है। और साथ में पावरफुल तो इतना है ना कि अगर इसने पिकाचू जितनी ट्रेनिंग की होती और इतने सारे एडवेंचर्स किए होते एश केचम के साथ में, तो मैं गारंटी देता हूँ ये आज तक का एश का सबसे पावरफुल पोकेमॉन होता और इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। और यही बात इसे स्पेशल बनाती है। कैलोस रीजन में इसका बहुत बड़ा और ज़रूरी रोल था ऐश के साथ में। इसने सेमीफाइनल्स में ऐश की बहुत मदद की थी। हालांकि ये पोकेमॉन ऐश के साथ बस 15 एपिसोड्स में ही था, पर इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे ये ऐश के साथ में सालों से हो। और यकीन मानो ये एक चलता फिरता पावर हाउस है। इसके पास में बहुत सारे पावरफुल मूव्स हैं जैसे बाइट, ड्रैगन पल्स और आइस बीम। और अगर बैटल के बीच में इसे चोट भी लगती है तो ये खुद को ठीक भी कर लेता है रेन डांस का यूज़ करके। और इन सभी के साथ में ये और पावरफुल बनता है। एक चार्ट है जिसमें ऐश के सभी पोकेमॉन्स के विनिंग परसेंट हैं और उसमें गूड्रा सबसे ज़्यादा ऊपर है और इसके पॉइंट सबसे हाई हैं 600। ये एक रिकॉर्ड है, तो इसलिए गूड्रा नंबर 7 पर है। हालांकि ये इस लिस्ट में थोड़ा और ऊपर हो सकता था, पर ये ऐश के साथ में थोड़ा कम एपिसोड्स में रहा है, इसलिए इसे नंबर 7 पर जगह मिली है। नंबर 6 पर है ऐश का सेप्टाइल। तो ऐश के पास जब ट्रीको था तब से ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन है और मुझे इसका एटीट्यूड स्टाइल बहुत पसंद है। और जब ये इवॉल्व होकर सेप्टाइल बना तो ये सभी का फेवरेट पोकेमॉन हो गया। मतलब एक कूल और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन।
ऐश के सेप्टाइल ने पूरे एनिमे सीरीज की आज तक की सबसे याद रखी जाने वाली बैटल जीती थी। सेप्टाइल एक लौता पोकेमोन है जिसने टोबियास के डार्कराय को हराया था और ये ऐसा करने वाला एक लौता पोकेमोन है। डार्कराय आज तक कभी किसी पोकेमोन से नहीं हारा था, पर सेप्टाइल ने उसे अपने बस लीफ ब्लेड से हरा दिया था। हालांकि ऐश के हेराक्रॉस ने उसे पहले थोड़ा कमजोर कर दिया था, इसलिए हेराक्रॉस को भी क्रेडिट्स मिलने चाहिए। सेप्टाइल ने और भी लेजेंडरी पोकेमोन्स का सामना किया है, जैसे रेजिरॉक और लेटियोस, और मेका ब्लेजिगन के साथ में इसका टाई हो गया था। सोचो, मेका ब्लेजिगन फायर टाइप पोकेमोन है और वो सुपर स्ट्रॉन्ग था, और सेप्टाइल ग्रास टाइप है, मतलब इसके पास डिसएडवांटेज होने के बाद भी दोनों में टाई हुआ था। और अगर इसे मेगा एवोल्यूशन मिल जाए तो ये ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाएगा, पर हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नंबर 5 में है ऐश का लाइकेनरॉक। अब बिना कोई शक के ये ऐश की पावरफुल टीम में होगा ही, क्योंकि इसी पोकेमोन की वजह से ऐश फाइनली लीग्स में जीतकर एक चैंपियन बन पाया। लाइकेनरॉक एक प्लेफुल पोकेमोन है। जब ये रॉकरफ था तब से ही ऐश का एक बहुत अच्छा दोस्त है। ऐश के साथ मिलकर इस पोकेमोन ने बहुत ट्रेनिंग की है। हमने हमेशा देखा है हर चैंपियनशिप में ऐश का पोकेमोन बस जीत के बहुत पास होता है, कभी रनर अप, कभी टॉप 10, कभी सेमीफाइनलिस्ट, लेकिन हर पोकेमोन लास्ट में हार ही जाता है। इवन ग्रीनिंजा जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन सन एंड मून की सीरीज में कुछ और ही हुआ। इसमें लाइकेनरॉक ऐश का लास्ट पोकेमोन था और अपोनेंट ग्लैडियन था अपने लाइकेनरॉक के साथ में। फाइनल्स में दोनों पोकेमोन्स लाइकेनरॉक थे, पर ग्लैडियन का लाइकेनरॉक मिडनाइट फॉर्म में था और ऐश का अपने डस्क फॉर्म में। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मैच था, फिर भी ऐश के लाइकेनरॉक ने कर दिखाया और फाइनल्स में इसकी जीत हुई। सच में ये काफ़ी लॉयल और एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और मुझे इसका बिहेवियर ऐश के साथ में बहुत अच्छा लगा। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। नंबर 4 में है ऐश का इन्फर्नेप। जब से ये मॉन्फर्नो से इवॉल्व हुआ है तब से ऐश का इन्फर्नेप सिर्फ एक ही बार हारा है, और वो भी एलाइट 4 के मेंबर फ्लिंट से। लेकिन दूसरी बैटल्स में इन्फर्नेप ने हमेशा हद से ज़्यादा किया है और इसके पास में फ़िलहाल 83% का विन रेट है। यकीन मानो, ये ऐश के सभी पोकेमोन से सबसे हाई है। इसकी फिजिकल पावर के साथ साथ ऐश के साथ में इसकी बॉन्डिंग बहुत पावरफुल है और ये इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकता है। एक बार बस ब्लेज शुरू हो जाए तब इन्फर्नेप को कोई नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि बहुत हैवी डैमेज होने के बाद भी ये किसी से भी लड़ सकता है। इन्फर्नेप का विनिंग परसेंट चार्जार्ड से भी हाई है और इसके पास में गजब के मूव्स हैं। जब टूर्नामेंट में इसका सामना पॉल के इलेक्टावस से हुआ था तब इसने अपने फॉर्मर ट्रेनर, जिसने चिमचार को कमज़ोर समझकर छोड़ दिया था, उसे टूर्नामेंट में हराकर ये साबित किया ये कितना पावरफुल है, और ये सब इसकी ब्लेज एबिलिटी की वजह से हो पाया था। सच में मुझे ऐश का इन्फर्नेप बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर एक क्रेजी पावर है और इसलिए ये नंबर 4 पर है। नंबर 3 पर है ऐश का चार्जार्ड। ऐश और चार्जार्ड का रिलेशन शुरू में उतना अच्छा नहीं था, बट ब्लेन के मैग्मार और टैड के पॉलीरेथ से जीतने के बाद में इन दोनों की जोड़ी सही रास्ते पर आ गई थी और फिलहाल ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों की बॉन्डिंग कमाल की है और अब तक चार्जार्ड और ऐश ने बहुत से पावरफुल अपोनेंट्स का सामना किया है और बहुत सी बैटल जीती हैं। सबसे याद रखी जाने वाली बैटल थी चार्जार्ड और आर्टिकुनो की। इसमें चार्जार्ड ने लेजेंडरी बर्ड आर्टिकुनो को हराया था और ये दिखा दिया था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और साथ में पोकेमोन की तीसरी मूवी में इसने लेजेंडरी एंटे का सामना किया था। अब लेजेंडरी पोकेमोन को एक साइड करके चार्जार्ड की दूसरी इंप्रेसिव बैटल्स भी हैं, जब इसने फॉल्कनर के पिजियोट को हराया था, और सबसे इम्प्रेसिव जब इसने सिल्वर कॉन्फ्रेंस में गैरी की आधी टीम को अकेले ही हरा दिया था। चार्जार्ड ने हराया था गैरी के सीजर, गोलेम और ब्लास्टॉयस को, जबकि आखिरी 2 पोकेमोन्स के खिलाफ में चार्जार्ड के पास में डिसएडवांटेज था। फिर भी ऐश ने अपने बचपन के राइवल को हरा दिया। लेकिन सच में ये बहुत इम्प्रेसिव मूवमेंट था, चार्जार्ड वर्सेस ब्लास्टॉयस, आज तक की सबसे मोस्ट एपिक बैटल। और ये सब इसके चारफिक वैली में ट्रेनिंग से पहले की बात है। अब तो इसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन चुका है और ऐश की मदद के लिए ये हमेशा आता रहता है। हम सभी को पता है ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, पहले से भी ज़्यादा, और ये अभी अपनी फुल पावर में है जो किसी भी पोकेमोन से टकरा सकता है।
ऐश का पिकाचू नंबर 2 पर है और ये इसलिए क्योंकि ऐश ने इसे कभी टीम से बाहर नहीं निकाला। पर ऐसी बात नहीं है कमज़ोर है, मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम कभी पिकाचू को कम नहीं समझोगे। इसने ऐश के किसी भी पोकेमोन के मुकाबले सबसे ज़्यादा एडवेंचर्स किए हैं और सबसे ज़्यादा बैटल्स और ट्रेनिंग्स की हैं और इसने 3 सूडो लेजेंडरी पोकेमोन्स को हराया है जिसमें ड्रैगनाइट, मेटाग्रॉस और टायरेंटार है। ये तीनों बहुत पावरफुल पोकेमोन्स हैं और यहाँ तक कि इसने पूरे लेजेंडरी पोकेमोन्स का भी सामना किया है और उन्हें हराया भी है। इसमें ब्रैंडन के रेजियाइस को हराया था और टोबियास के लेटिगोस के साथ में इसका टाई हुआ था और सन एंड मून की सीरीज़ में इसने टापू कोको जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को हराया है जो एक लेजेंडरी गार्डियन पोकेमोन है। और बस इतना नहीं, अभी तो बस शुरुआत हुई है। और तो और इसने कोरिना के मेगा लुकारियो और मिस्टी के मेगा गैराडोस को भी हराया है और पिकाचू का पावर लेवल ऐश के दूसरे किसी भी पोकेमोन से सबसे ज़्यादा है। अगर तुम्हें ऐश के पिकाचू का पावर लेवल जानना है तो इस वीडियो के बाद में मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और पिकाचू चार्जार्ड और इन्फर्नेप जैसे पोकेमोन से भी ऊपर है और ये इसलिए क्योंकि पिकाचू के अंदर का पोटेंशियल बहुत हाई है और इसने सालों से ट्रेनिंग की है और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये 1-on-1 बैटल में चार्जार्ड और इन्फर्नेप जैसे पोकेमोन को भी आसानी से हरा सकता है। इस छोटे से माउस को कभी कम मत समझना, पिकाचू हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और न्यू पोकेमोन की सीरीज़ में पिकाचू का सामना मार्टियाना से था जिसमें पिकाचू ने अपने इलेक्ट्रोवेब और आयरन टेल से उसे आसानी से हरा दिया था। पिकाचू के अंदर पावर और स्पीड दोनों हैं और इसने हमेशा कोई ना कोई तरीके से ऐश के साथ मिलकर अपने से ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट्स को हराया है और ये सब सिर्फ ऐश और पिकाचू के बीच के बॉन्ड और उनकी फ्रेंडशिप की वजह से हो पाया है। इसलिए आज भी ये ऐश के साथ में उसके एडवेंचर्स में है और हर एक बैटल के बाद में ये और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। फिलहाल में इसके पास में बहुत सारे अल्टीमेट मूव्स हैं और जाइगेंटामैक्स फॉर्म भी है। और गाइस, मुझे इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही तो मैं समझ में आ गया होगा ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत पुराने दिन है जब चार्जार्ड जैसे पोकेमोन्स नंबर 1 पर हुआ करते थे, बट इस लिटिल माउस पोकेमोन ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब नंबर 1 के स्पॉट के लिए एक ऐसा पोकेमोन है जिसे हम सभी पसंद करते हैं और ये सुपर पावरफुल है। ये है ऐश का ग्रेनिंजा। ऐश का कोई भी पोकेमोन आज तक मेगा इवॉल्व नहीं हुआ, पर ग्रेनिंजा इसके बहुत पास था। मतलब ग्रेनिंजा को अपनी पावरफुल फॉर्म में आने के लिए कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसके लिए ऐश के साथ में इसका बॉन्ड काफ़ी था। और जब ये होता है तो इसमें ऐश ग्रेनिंजा के दिमाग के साथ एक हो जाता है, वो दोनों जुड़ जाते हैं और ये फॉर्म किसी भी मेगा एवोल्यूशन से ज़्यादा पावरफुल है। पूरे एनिमे में ये फॉर्म सबसे पावरफुल था, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करने के लिए ऐश को बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। पर आखिर में ग्रेनिंजा को एक ऐसा फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन मिला जो हज़ारों सालों से किसी ने नहीं देखा था। इसने बहुत से मेगा पोकेमोन्स का सामना किया है, जैसे अलान का मेगा चार्जार्ड एक्स, बुलफ्रेक का मेगा एबोमास्नो और डिएंथा का मेगा गार्डेवॉयर। इसमें ग्रेनिंजा ने दोनों बैटल्स जीती थी, बस चार्जार्ड से हार गया था। पर हम सभी को याद है इसने स्वायर के पावरफुल मेगा सेप्टाइल को किस तरीके से धूल चटाई थी और फाइनल बैटल में मेगा चार्जार्ड एक्स और ग्रेनिंजा के बीच में कितनी एपिक बैटल हुई थी। हालांकि आखिर में ग्रेनिंजा हार गया था क्योंकि अपोनेंट अलान था और हम सभी को पता है उसका चार्जार्ड कितना पावरफुल है। पर हम सभी जानते हैं उस बैटल में ग्रेनिंजा की पावर कितनी ज़्यादा थी। ऐश के सभी पोकेमोन्स में ग्रेनिंजा जितनी पावर किसी में नहीं है। ये पोकेमोन अपने न्यू फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन के साथ में किसी से भी लड़ सकता है। और गाइस, जब भी ऐश के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन की बात होगी, ग्रेनिंजा हमेशा नंबर 1 पर रहेगा। एनीवेज गाइस, ऐश के सभी पोकेमोन्स में तुम्हारा कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट्स में बताओ और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं बहुत सारे अपडेट्स दे देता हूँ, इसलिए जाकर फॉलो कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।